आई एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अपनी एमसीक्यू सीरीज में ये हमारी सेकेंड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में 21 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम 30 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। पहला सवाल है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है सी, काला और लाल मृत भांड। महापाषाण में मृतकों को जिन विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, उन बर्तनों को काला और लाल मृत भांड कहा जाता था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कथन और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। कथन है, महाजनपदों के शासकों ने नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। और कारण बता रहा है, सुरक्षा हेतु मिलने वाले अवसर आधारित दान विशाल किलों एवं स्थायी सेनाओं के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो यहाँ पर कथन, महाजनपदों के शासकों ने नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की, ये सही है। और इसका कारण, क्योंकि सुरक्षा हेतु मिलने वाले अवसर आधारित दान विशाल किलों एवं स्थायी सेनाओं के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो कारण और कथन दोनों ही सही हैं और हमारे यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जहां उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यास नदी। सिकंदर महान व्यास नदी के तट पर पहुंचा था, जहां उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वज्जी संघ की सभा में भाग लेने से किन समूहों को बाहर रखा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महिलाएं, दास और कर्मकार। इन तीनों को ही वज्जी संघ की सभा में भाग लेने से दूर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय पुस्तक में वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में सही विकल्प को चुनिए। महिलाओं एवं शूद्रों को वेद अध्ययन की अनुमति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट 1 है वो भी राइट है और ये दूसरा वाला भी राइट है। यहाँ महिलाओं और शूद्रों को वेद अध्ययन की अनुमति नहीं थी उत्तर वैदिक काल में, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ही निर्धारित होने लगी थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महाजनपद काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, हल के फाल लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, वो ये कि
इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि सत्य छांटना है या असत्य, मिसप्रिंट हो गया है। आप इसमें ऐड कर लीजिएगा कि इन कथनों को पढ़ने के बाद हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। किसका? असत्य का। ठीक है, नीचे ऑप्शन में से हमें चुनना है कि कौन से दिए गए ये कथन असत्य हैं, पहला, दूसरा या फिर दोनों। चलिए देख लेते हैं। हल के फाल लोहे के बनने लगे महाजनपद काल में, ये राइट है कि हाँ, जब महाजनपद काल में हल के जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे थे। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था। जी हाँ, धान के पौधों का भी रोपण प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो, कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट कि चित्रित धूसर मृत भांड, इस पात्र का प्रयोग महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किया जाता था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंधार अभिलेख के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करना है। कंधार अभिलेख, पहला है इसमें अशोक के आदेश उत्कीर्ण है और दूसरा है इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। तो अगर हम सही विकल्प का चुनाव करने जाएं तो यहाँ पहला राइट है, इसमें अशोक के आदेश तो उत्कीर्ण है लेकिन इसे ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, ए, केवल एक सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जनपद का अर्थ क्या है? राजा का निवास, जन के बसने की जगह, युद्ध क्षेत्र, व्यापारिक नगर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। अगला सवाल है, महाजनपदों का उद्भव लगभग कब हुआ? तो इनकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है महाजनपदों की, हमें ये देखना है और राइट आंसर को चुनना है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2500 वर्ष पूर्व महाजनपदों का उद्भव हुआ, लगभग होना प्रारंभ हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सही सुमेलित विकल्प चुनिए। तो पहले आप अच्छे से देख लीजिए और चलिए चुनते हैं इनमें से सही विकल्प को। तो यहाँ से हमारा ये वैशेषिक, कड़ाद, योग और पतंजलि, ये विकल्प हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी को हम चुन लेंगे। अगला सवाल, पाणिनि के संबंध में हमें सही कथन चुनना है। पहला है उन्होंने संस्कृत का व्याकरण तैयार किया, उन्होंने सभी व्यंजनों की रचना की। तो जो पहला पॉइंट है कि उन्होंने संस्कृत का व्याकरण तैयार किया, ये राइट है, और उन्होंने सभी व्यंजनों की रचना की, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला सवाल है, बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में सही विकल्प चुनिए। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में सही विकल्प चुनते हैं। पहला कह रहा है कि दुख का कारण तृष्णा है, ये सही है, उन्होंने दुख का कारण तृष्णा को ही माना है। और दूसरा है आत्म संयम से तृष्णा से मुक्ति मिल सकती है, ये भी राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सही विकल्प हैं। अगला सवाल देख लेते हैं।
उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? अश्वघोष, पतंजलि, पाणिनि या फिर कपिल ने? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्राकृत भाषा में महावीर ने अपनी शिक्षा दी। अगला सवाल है, जैन धर्म के संबंध में सही विकल्प चुनिए। पहला है, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ये भी राइट है। और साधारणतः कृषक वर्ग ने इसे स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। दोनों ही विकल्प सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विनय पिटक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं एक एक करके कि कौन से कथन सही नहीं है। यानी इनमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है। जो गलत है उसे हमें चुनना है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था थी, तो बौद्ध संघ में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था थी, ये तो सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। बच्चों को माता पिता की अनुमति चाहिए थी, यानी पेरेंट्स से उन्हें पहले अनुमति लेनी होती थी, तब वो बौद्ध संघ में जा सकते थे, ये भी सही है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, जो कि यही हमारा आंसर भी है। विवाहित स्त्रियों को माता पिता की अनुमति आवश्यक थी, तो 21 का ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो कि कथन में अगर देखें तो सही नहीं है। विवाहित स्त्रियों को माता पिता की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महायान के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यह बोधिसत्व से संबंधित था, तो महायान जो शाखा है, एक तो बोधिसत्व से संबंधित थी, ये राइट हो जाएगा। इसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी इस महायान के विकल्प में राइट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और ये बोधिसत्व से संबंधित है। दोनों ही कथन महायान के संबंध में सही है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोधिसत्व के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। यहाँ से हमें बोधिसत्व के संबंध में सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में 1, 2 और 3 भी दिया जा रहा है, जबकि कथन में हम देख रहे हैं कि 1 और 2 ही है, तीसरा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर रोक देते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसे हम क्रॉस कर देते हैं और इसको मैं अगले वीडियो में शामिल कर लूँगी। इसको नोट कर लेती हूँ और इसे हम अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले सवाल को।
बौद्ध धर्म के प्रसार के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला कह रहा है कि यह श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि में फैला। सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद बौद्ध धर्म प्रचलित था। तो ये भी हमारा सही है। तो 25 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही सही है बौद्ध धर्म के प्रसार के संबंध में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बने मार्ग को क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। अगला सवाल है, अशोक को धम्म के प्रचार हेतु प्रेरित करने वाली समस्याएं कौन सी थी? तो हमें यहाँ से समस्याओं को चुनाव करना है। तो देखते हैं पहली क्या है। धार्मिक संघर्ष। क्या उसे धार्मिक संघर्ष का सामना करना पड़ा था? जी हाँ, ये सही हो जाएगा। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जिस वजह से भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ये भी राइट है। परिवारों में पड़ोसियों के झगड़े, ये भी कारण था। उसे धर्म के प्रचार हेतु प्रेरित करने वाली समस्याएं में से ये भी एक समस्या थी। तो यहाँ से हमारा तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये सारी समस्याएं थी। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र की भव्यता का वर्णन किस यात्री ने किया है? क्वेश्चन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेगस्थनीज, इन्होंने पाटलिपुत्र की भव्यता का वर्णन किया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मौर्य काल में कर और नजराना के संबंध में हमें सही कथन को चुनना है, यानी इनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। कर स्वैच्छिक थे और नजराना अनिवार्य था, ये तो गलत है। कर वस्तु रूप में और नजराना नकद था, ये भी गलत है। कर नियमित थे और नजराना अनियमित एवं स्वैच्छिक था, ये थोड़ा ठीक लगता है। तो पहले डी को भी देख लेते हैं। वी क्या कह रहा है? कर वनवासियों और नजराना नगर वासियों द्वारा दिया जाता था, ये भी गलत है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि कर नियमित थे, लेकिन नजराना जो था ना वो नियमित नहीं था, वो अनियमित था। नजराना स्वैच्छिक था, यानी सभी लोगों पर नजराने को नियमित नहीं किया गया था। वो चाहे तो अपनी स्वेच्छा से नजराना दे सकते थे, उनकी मर्जी हो तो देना है, नहीं मर्जी हो तो नहीं देना है, लेकिन कर को तो हर हाल में देना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। कर नियमित थे और नजराना अनियमित एवं स्वैच्छिक था। चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, ये थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो ये थी हमारी आज की 30 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज। आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चंस हमारे एजुटेरिया बुक से लिए गए हैं। ये एजुटेरिया बुक से ही बना करके आपके लिए मैं लेकर आती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रही है आपकी तैयारी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।